बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक तो बुरी ख़बर हमारे लिए ये है कि शेख ज़ायद बिन नाहयान का इंतकाल हो गया है, और जो कि यूएई के सरबराह थे। अब उनकी जगह पर उनके बेटे मोहम्मद बिन नाहयान ने उनकी पोजीशन ले ली है। हमें दुख का इज़हार है, क्योंकि पाकिस्तान से दोस्ती उनकी बहुत थी और उनका मरते दम तक उन्होंने निभाया है। यहाँ पर जो ख़ियाबान शाहीन पर उनका एक जो महल है, वो अभी भी उनका मुंतज़िर है। कोई भी आए वहाँ पर तो वो वहाँ रह सकता है, रहता है, क्योंकि 5000 गज़ के एरिया में वो महल वाक़ है। और दूसरे साइड में 5000 गज़ का महल उन्होंने ले रखा है। मैंने 5000 गज़ का जो एरिया है वो भी ख़रीद रखा है, इस ख्याल से कि उनका ये ख्याल था कि इसको 10,000 गज़ का महल बना दें। लेकिन बीच में ख़ियाबान शाहीन आ गई, तो यहाँ पर फिर हमारी जो DHA है उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो सड़क बंद करना चाहते थे। वो कहा नहीं साहब, ये नहीं हो सकता, सड़क बंद नहीं होगी। आप ऊपर से अगर कोई निज़ाम बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन ये इधर नहीं, ये नहीं हो सकता कि कम्प्लीटली आपके कब्ज़े में दे दिया जाए। 5000 इसका एक ब्लॉक होता है, वो आपको दे दिया है। उसके अंदर कई 1-2 गलियाँ हैं वो छोड़ दी गई हैं। लेकिन आप दूसरा भी चाहते हैं तो वो भी आपको ब्लॉक दे देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों को मिलाकर आप 10,000 का बनाएं और ख़ियाबान शाहीन बीच की सड़क शामिल कर लें, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो ठीक सकता। है मेरे साहब, बहरहाल ये दोस्ती इन्होंने बहुत निभाई है पाकिस्तान नहीं, बहुत के। ज़्यादा निभाई, और बुरे वक्त में हमारे बहुत काम आए। हम अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद बिन नाहयान उनके नक्शे कदम पर चलकर और इंडिया के असर से निकलेंगे और हमारी तरफ लौटेंगे। इसलिए कि बहरहाल हमारे ब्रदर हैं, और हमें जब काम कोई वक्त आएगा तो बुत साथ नहीं देंगे, अल्लाह का बंदा ही साथ देगा आपका। बिल्कुल ठीक है जी। हम मेरे साहब आ जाए अगले मौजूद पे। खूबसूरत औरतें साथ नहीं देंगी जी, वो भी नहीं दे सकती हैं। अल्लाह के अल्लाह अकबर कहने वाले साथ देंगे आपके पास। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा मसला ये है कि DG आईसाई का अमेरिका का दौरा अमेरिका हुआ है, और उनका दौरा बहुत यानी बहुत ही बिज़ी दौरा था। उनकी जो है वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात हुई है। उनकी जो है उनके जो CIA के चीफ़ है उनसे मुलाकात हुई है। उनकी जो है पेंटागन के अफसरान से मुलाकात हुई है, और बहुत बिज़ी रहे हैं इस दौरे के अंदर वो। और बहरहाल सवाल तो ये होता है कि आपने उसको क्यों छुपाया, उस दौरे को। उस दौरे को जाहिर करना चाहिए था। ख़बर तो वहाँ से वाशिंगटन से आई है कि भाई वहाँ पे दौरा कर रहे हैं। आपने क्यों छुपाया? पहले जाते तो कोई भी नहीं छुपाता था, सबको पता होता था कि भाई हमारा DG आईसाई वहाँ गया हुआ है। अब इसमें फिर जब सवाल उठता है तो फिर लोग कहते हैं भाई दाल में कुछ काला है, कोई ऐसी ख़ास बातें करने गए हैं। लेकिन हम इसको देखिए ना, एक बात होती है आदमी की गुमानी। तो हम खुशगुमान लोग हैं, हम ये समझते हैं कि वो जब गए हैं, और एक बदगुमानी है जो कि दूसरे लोग मुखालिफ लोग करते हैं। हम खुशगुमानी ये करते हैं कि उन्होंने ज़रूर कोई अच्छी बात की होगी, और जो बात हमने कही समझाई थी कि भाई आप ये कहें कि हमारे अवाम जो है वो अमेरिका से दूर रहना चाहते हैं, और क्या तो आप हमें उन्हें खुश करने के लिए आप हमें कोई मटेरियल दो, या फिर आप हमें इस तरह से हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आपको अड्डे भी दे दें, आपको कुछ और दे दें। ये अभी तो अड्डे दिए नहीं हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वो ये कहते हैं कि साहब हमारा इनके दरमियान मुआहदा है, राहदारी तो दे दी है बकौल उनके। तो अब सवाल ये है कि हमने तो उनकी बड़ी खिदमत की अमेरिका की, कि अमेरिका को जो है कि अफगान वार में भी उनका साथ दिया है। आपके जो स्टडी ताल्लुकात थे, तो ये याद रखें कि आपने हमारे साथ में कौन सा एहसान किया। अलबत्ता आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई आप जब एटमी ताकत बन रहे थे तो हमने आंखें दूसरी तरफ फेर ली थी, तो ये ठीक है, आपकी ये मेहरबानी आपकी है। तो लेकिन अब आप उसमें साथ हमारा दें। अब दुनिया में सबको ये बात मालूम है कि सुपर पावर वही रहेगा जिसको पाकिस्तान की हिमायत हासिल होगी। याद रखें कि सुपर पावर की जो कुंजी है, मैं अपने चीफ से भी कह रहा हूँ, अपने DG आईसाई से भी कह रहा हूँ, कि सुपर पावर की जो कुंजी है वो पाकिस्तान के पास है। अब आपको हम कितनी दफ़ा आप समझाएं, आपको कितनी दफ़ा आपकी खिदमत में अर्दाश्त लेकर बैठें, कितनी दफ़ा आपके सामने ये प्रोग्राम चलाएं और वो क्लिप चलाएं दोबारा से। वो कहता है कि पाकिस्तान चला गया इस तरफ भी, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, और वही दुनिया का सुपर पावर बनेगा। कुफल की कुंजी हमारे पास है, यानी सुपर पावर की। वो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसकी कीमत लो। तुम लोग जो ये
भाई लोग जो हैं वो 4-4 आने में 8-8 आने में कि साहब हमें बच्चे को नौकरी दे दो, हमारे बच्चों को दे दो, इसको छोड़ दो, कौमी खिदमत करो, अल्लाह से आप अल्लाह से सौदा करो, अल्लाह के तरफ करके ये ऐसी सख्त बात कह दो। जब हम जब यंग थे तो हमें ये ख्याल आता था कि ये जो हम इनसे अगर कोई अगर जहाँ पर हम सर्विस कर रहे थे कि हम इनसे अगर $5,000 मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। तो वो जब आपकी पोजीशन अच्छी होती है तो आपको 5,000 क्या $25,000 भी दे देंगे। हमारे बच्चों ने ये हमसे कहा कि इनके लिए $5,000 कोई अहमियत नहीं रखते, तो आप ज़रा बड़े उस पर जाइए। तो हमने फिर बड़े पे चले गए, तो वो मिल गया हमें जो कुछ हमें चाहिए था। तो अब मैं गुजारिश ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इनके पास जो डॉलर है वो कागज़ी पर्चा है, कागज़ है, तो ख़ुद ही छापना चाहिए हमें। आप खुद ही अगर यानी रूस छापता है तो लेकिन एक महदूद मकदार में छापता है, इसलिए कि वो अगर वो नहीं छापे, डील करे तो अच्छी करे। हाँ, डील करे अच्छी करे। नहीं, आप इनको डील ही नहीं आती है, क्योंकि ये लोग बहुत से लोग जो हैं जो सियासतदान हैं वो तो ज़हनी गुलाम हैं ही हैं जी। वो अशराफिया के लोग हैं, उनको कुछ नहीं आता। वो अब देखिए ना, आप ये अभी जो बातें मिला रहा है मिस्टर जरदारी साहब जी, वो याद करे, उसने तंज किया है उसके ऊपर फैज़ हमीद पर। फैज़ हमीद पर हमने तो बहुत ज़्यादा किया, हमने तो प्रोग्राम में भी किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि भाई आपको क्या काम है, हम तो अपना समझ के बात करते हैं। आप वो थे ना जो आपका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था, आप पूरे प्रेसिडेंट हाउस में बंदूक लिए फिरते थे कि आपको आईएसआई वाले पकड़ने आ रहे हैं तो बंदूक लिए फिरते थे। फिर आपको मलिक रियाज मान लेके गया, दुबई लेके गया, आपका इलाज करा के वापस ला के बैठाया। तो ये जो आप तमाशे करते हैं कि साहब मैं एक ज़िम्मेदारी सब पे भारी, ऐसा नहीं है। आप भी इंसान हैं, दूसरे आदमी भी इंसान है, अकल सबके पास है। नहीं, भारी भी तो उन्होंने कहा कि भाई भारी वारी कोई नहीं है, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। अभी अगर इतनी बड़ी समझ में आ गई है तो फिर उसको अच्छे काम भी करने चाहिए बजाय पैसे बनाने के। हाँ, ये अपने सिंध में देख लें, जहाँ इनकी हुकूमत है पिछले 14 साल। भाई आप देखिए कि जो अभी तक दादू को सही नहीं कर सके, दादू के गांव जो है एक दादू क्या जगहबाद गोड की कहीं भी चले जाएं आप, वो मैयतों को क्रॉस कराने के लिए नहर वो पुल बनाते हैं लोग अपने हाथों से और उसको मैयत को क्रॉस कराते हैं। तो वो आप जो जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपको बचपन से जो आदत पड़ी हुई है वो माल बनाने की पड़ी हुई है, चाहे वो स्मगलिंग से हो, चाहे वो डकैती से हो, चाहे वो किसी को मारने से हो, आप माल बनाते आए हैं। वो आदत आपको जाती नहीं है। आपको अगर आपने अल्लाह का नाम ले लिया है तो हम तो ये बहुत नेक शगुन समझते हैं कि फिर अगर ये है तो फिर अल्लाह के बंदों की अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे बंदों की खिदमत करो, उनका ख्याल करो, उनके दुख दर्द के में शामिल हो, उनके दुख दर्द को दूर करो। तुम तो इतने बड़े ताकतवर आदमी हो कि उनके दुख दर्द सिंध के जो हमारे देहात के लोग हैं वो बेचारे ना उनको ये पता है कि क्या करना है, ना उनको मुतालबात का पता है, ना उनको मज़ारों का पता है। वो बेचारे आपकी तरफ एक मोहब्बत भरी निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं जी, दोनों तरह से, लेकिन आप तो कोई काम नहीं करते। मेरे साहब खैर ये जो आप तो जो बातें आप कर रहे हैं कि साहब आप बातें मिलाते हैं कि साहब वो अगर नेक हो गया, भाई तो आप कौन से नेक हो गए हैं? तो आपने मैं तो सिर्फ आपको इतनी बात याद था, आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे, बंदूक लिए फिर रहे थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जी। ये तो मलिक रियाज को शाबाश दो कि वो आपको ले गया वहाँ से निकाल कर। अच्छा, ये DGI साहब पे जो तनकीद की शीरी मतारी साहबा ने, उनको भी तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। भाई तज़ीरी मदारी की तनकीद बनती है, आप हमेशा एक गलत बात करते हैं। तनकीद इसलिए बनती है कि वो लंदन हो गया। अब चाहे वो लंदन से में होता ही है कि अगर आपने ब्रिटिश एयरलाइन ली है तो वो टप्पा दूर खाएगी वहाँ पर जी, कनेक्टिंग फ्लाइट। हाँ, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। लेकिन अब जाहिर है कि ये तवक्को करना कि DGI वैसे भी DGI वहाँ से उनके पास तगमजात जो हैं वो सारे लंदन के हैं, वहाँ बहुत सारे उसके दोस्त भी होंगे अदर दैन दिस नवाज शरीफ के बाद थोड़ी जाएगा वो। उसको तो ये ख़तरा है ना कि नवाज शरीफ के बाद हाजिर बनने गया था, तो वो क्लियर करें कि वो नहीं गया था वहाँ पर। हम तो नहीं, वो जाने का वो नहीं जाएगा, कोई जाने का कोई सब्जेक्ट भी नहीं बनता है, खुद तुक भी नहीं बनता है। उसकी बात नहीं, वो तो एक टप्पा से बता दिए, स्टॉप ओवर लिया जी, बस ठीक है, ऐसी वो स्टॉप ओवर लिया है। तो वो उसके वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ लंदन में पढ़ा है, वो इनके रॉयल कॉलेज में, और बहुत सारे उनको तगमाजात उनको मिले हैं।
जितने तो भी ये हाई तरीका लेवल, जो भाई देखिए बरतानिया अमेरिका में पहले ये होता था कि हमें हमारे जो फौजी यहाँ जाते थे उनको ट्रेनिंग देते थे, अपना बना लेते थे। तो ये दो आदमी जो है जनरल बाजवा और राहिल जो है वहाँ के पड़े हुए नहीं हैं, वो ये लोकल हैं। तो इनमें अब मसला ये हो गया कि फ़ौज का जो जो वक़ार है वो कभी भी किसी भी, मैं ये बात समझाना चाहता हूँ सबको कि भाई किसी को फ़ौज का नाम मत लें। फ़ौज में तो वो भी शामिल है जो कि इस वक्त सियाचिन पे खड़ा है या इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा है या मैंने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है, वो बेचारा तो जान दे रहा है ना, रोज़ जान देता है। बिल्कुल। आप किसी जनरल को बात कर लें या उनसे कह देंगे जो इक़्तिदार के हामिल लोग हैं। अब हर जनरल भी ऐसा नहीं है, हर जनरल, सारे जनरल अच्छे हैं हमारे। जो पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है उस पर आप बात कर लें, उन पर फिर आप उसकी सज़ा भी भुगतें। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू पे चलेंगे। कराची में एक और धमाका हुआ है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फ के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ पहले यूनिवर्सिटी में जो धमाका हुआ था, अगर उसके ऊपर कुछ काम कर लिया जाता तो शायद सदर का वाक़या ना होता। बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि ये लोग बाग, इनको ये बात समझ में नहीं आई कि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ होती है जी। ये उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट कराएंगे, इधर 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 की बातें करेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे। ओ भाई, ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपके जब आप नहीं लोग थे, जब आपके भाई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ह्यूमन ही काम करते थे ना। जब उस वक्त तो सदर मुमलिकत कराची आता था तो जो आसपास के जो देहाती शहर थे, जैसे हमारे हैदराबाद है या और जो नवाबशाह के हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग थे, जो हर आदमी को जानते थे, वो अच्छे और बुरे सब आदमी को जानते थे, यानी बदमाशों को भी जानते थे, सियासतदानों को भी जानते थे। वो वहाँ पर मौजूद होते थे सदर की सदर की गुजारी पर। तो उन्हें पता होता था कि भाई कोई हैदराबाद का आदमी आ गया नुसरत मिर्ज़ा, तो उन्हें पहचान लिया गया। अच्छा, हम क्योंकि उनके अच्छे सलाम दुआ रखते थे तो हमें मजाकन कह भी दिया कि साहब आपका सदर नंगा आ जा रहा है, देख लीजिएगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस बात से ये निकाल रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है वो खुद, अगर अमेरिका के अगर हम हिसाब लगाएं कि जो उनका इंटेलिजेंस सिस्टम है उसमें एक ह्यूमनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो हमने कई दफ़ा बता चुके हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो भी उनकी इंटेलिजेंस के पार्ट है। तो वो ये लोग लेते नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि बस वो हम जो गैजेट लगा दिए, कैमरा लगा दिए, उससे CCTV फुटेज से पता करेंगे। अगर से देखा जाए तो ये दोनों वाक़यात हो ही नहीं पाते। जो खातून की जो हिस्ट्री है, आपको फुर्सत मिले तो पता लगे खातून की हिस्ट्री तो ये थी कि आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई आप हमारे यहाँ पर, हमारे भाई जो है बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत लोग आगे यहाँ पर पढ़ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में। तो ये बात ये देखनी चाहिए थी कि भाई अफ़गानिस्तान भी तो मुदाखलत कर सकता है ना यहाँ पर, तो वो ये केस ही नहीं होता। अगर आपके नज़र में ये कैफियत होती कि साहब यहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अफ़गानी बच्चे पढ़ रहे हैं, बलोची बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंने फाटा के पश्तून पढ़ रहे हैं जी, जो अफ़गानिस्तान जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो वो किसी को भी प्लान कर देंगे वहाँ पर। वो झूठी आईडी तो आपके यहाँ बन जाती है पैसों में, तो वो आपके यहाँ। तो अब मसला ये है कि वो लड़की तो स्टूडेंट तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो गई लड़की होने के नाते। और देखा था आपने, अब सिक्योरिटी का आलम यह है कि वहाँ बच्चे जो हैं 2-2 3-3 मिनट इस गर्मी के अंदर जो दूर खड़ी करते हैं मोटरसाइकिलें, अब वो झगड़े होते हैं। अब तो झगड़े की बात नहीं है। अगर ये बात आपके पास जहन में है तो फिर वहाँ से लेकर शटल बसें चलाओ बच्चों के लिए। पहले चलती थी। हाँ, नहीं तो अब तो देखिए ना, अब आपने बैठा दिया इराक़ी को, बेमान को, तो सारे वाइस चांसलर अगर आप बेमान बैठा दोगे तो बच्चों की सहूलत कहाँ से आएगी। तो अब ये जो खातून बैठी है, इनकी दानाई पर सवाल है, हमें तो पता नहीं है कि कैसी खातून है, हम तो कभी मिले नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर ये तो इनके पास तो बसें होनी चाहिए ना, जो पुरानी खटारी उनको मरम्मत कराएं, बच्चों को चलाएं। जी मेरे साहब, वो एक अलग मसला। लेकिन बहरहाल आप खुद कुछ बम्बार जो है या बम लेके साइकिल पे घूम रहे हैं, कराची में साइकिल पे घूम रहे हैं और आपको कहीं पर भी धमाका कर सकते हैं, इस लिहाज से कि आपका जो एक्शन है वो इतना क्विक नहीं है। आपके चीफ साहब को इस मामले में, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसको इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो जाकर ये काम करेगा। और राहिल शरीफ के नक्श कदम पे चलना पड़ेगा, जहाँ कहीं एक वाक़या हो जाए वो वहाँ पहुँच जाए।
जी। बजाय इसके कि ये देखें कि इमरान क्या बोल रहा है या नवाज शरीफ क्या बोल रहा है। डैम टू डैम। और सीधे सीधे आप पहले तो ये काम करो, फिर बाद में वो काम भी तो होता ही रहेगा, कोई ना कोई करता रहेगा। जी मेरे साहब आ जाए फिर उस मौजू पे। इमरान खान साहब का बयानिया तो वायरल सारे मकबूल है। देखिए इतना मकबूल है। देखिए वैन साहब के, मैं अगर वीडियो चलाना चाहते हैं चला दें। ग्रीस में एक महल्ला है बंगालियों का, वहाँ पर एक चला गया साफ़ी, तो उसने पूछा, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान की, कहने का वो अर्दगान भी पीछे चला गया है, सारा इमरान ही इमरान है। तो सारी दुनिया में जो अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस बना है वो ये हुआ है कि इमरान जो है अर्दगान से भी आगे बहुत निकल गया और इसने सारी मुस्लिम दुनिया को जगा दिया। ही बिकेम द सिंबल ऑफ मुस्लिम थॉट्स। जी वो जो मुसलमानों की जो फ़िक्र है, उस सोच का ये एक सिंबल बन गया है, उसका एक महवर बन गया है, उसका मरकज़ी नुक्ता बन गया है, न्यूक्लियस बन गया है। हालांकि खुद उनका ये टारगेट नहीं होगा, उनका टारगेट तो यहाँ का नहीं, इक़्तिदार था। ये देखिए बात ये नहीं थी। बात ये थी कि आदमी वक्त के साथ साथ में, कई आदमी ने मुझसे ये भी सवाल किया कि भाई ये आदमी धोखा दे रहा हो, जिस तरह से कि वो लारा साहब ने दिया था। नहीं, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर का भी तो था ना। तो देखिए आप फिर वो बातें, अब ये बातें बहुत पीछे रह गई हैं। नहीं दे सकता था, एक छोकरा था उसे बातें मिला ली, नहीं कर दे सकता था वो तो ये सवाल के जवाबात तो हम अपने 6 महीने बाद में, जब 100 दिन इसके पूरे हुए थे, उस दिन से हमने इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो अब तुम इस बात को ला के बेकार में क्यों बहस करते हो? इसमें तो उसका बयानिया की बात है। इसका बयानिया बिक रहा है सारी दुनिया के अंदर, और इसका बयानिया के तौर पर ही बिकेम द हीरो ऑफ ऑल द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ द पॉइंट। नाउ हियर इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर आप क्या तो मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड जो हीरो है उसको मारोगे या उसकी बात को मानोगे। आइदर वे जो है वो आपको मानना पड़ेगा। अब इसमें खोसो साहब ने एक कमेंट किया है, जस्टिस खोसो साहब ने जी, कि साहब ये इन लोगों को एक गड्ढे में डाल दिया है, सारे पीडीएम को एक गड्ढे में डाल गया, और बाजवा और इमरान खान बाहर खड़े हुए हंस रहे हैं क्योंकि अभी निकले थे। अब महंगाई का आलम ये है कि 193 रुपये का डॉलर हो गया। ये बातें मिला रहे थे कि हम पैसे कम कर देंगे, यहाँ तो उल्टा वो ज़्यादा उस वक्त 185 पे गया था, 189 पे गया था, अब तो 193 पे चला गया ना। अब जब से ये आया टोपी वाला हेड वाला साहब जो है वहाँ पर, और इनके अंदर की जो लड़ाई है वो भी जहन अभी तो खुल के आने वाली है। वो अलग अभी बात नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा बहरहाल इनसे। भाई आता ही कुछ नहीं है तो कंट्रोल क्या करेंगे? नहीं आता तो है लेकिन कुछ नहीं आता इसको शहबाज को। सिवाय ये सुबह उठ कर ये दौड़ लगाता है, मैं बड़ा सहर खेज हूँ और मैं लोगों को दबा के रखता हूँ। भाई ये आदमी, हम जब वो ब्यूरोक्रेसी के साथ हम सारी ज़िंदगी गुजारी है हमने, तो अब क्यों बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हमारे अंदर हैं जो किसी भी एंकर में नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने ब्यूरोक्रेसी से सीखा, और सीखा किस तरह से कि क्या तो वो हमारे उस्ताद रहे या उस्ताद बन गए या फिर हमें सिखाते रहे किसी तरह से कोई बच्चा तो काबिल बने। तो वो ये कहते थे, एक किस्सा हुआ हम आपको सुना दें। आप जब ज़िया-उल-हक साहब आए उनको भी भूत सवार हुआ ईमानदारी का बड़ा ज़बरदस्त, और उन्होंने एक ब्रिगेडियर को TNT का, उस ज़माने PTNT था पूरा, पोस्ट ऑफिस भी था और टेलीफोन और टेलीग्राफ भी थे, तो उसको PTNT कहते थे। उसको ब्रिगेडियर साहब को बना दिया। ब्रिगेडियर साहब ने ये काम किया, बेचारे मिस्किन आदमी था, उसको पता नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आला आपके पास यानी इल्म होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का। उसने क्या किया कि जो लोगों की डिवीज़न इंजीनियर तक के पास गाड़ी होती थी, उन सब को कहा कि गाड़ी अगर जाएगी, अगर प्राइवेट तौर पे जाएगी तो फिर वो उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको पेट्रोल के। अब ये काम तो हो गया, उन्होंने सब छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो 24 घंटे के नौकर थे वो 8 घंटे के नौकर बन गए। जो भट्टा बिठाया PTNT का, उसकी मिसाल नहीं मिलती उस आदमी के ज़रिए से। ईमानदार आदमी था, लेकिन भाई उस ईमानदारी से क्या फ़ायदा है जिससे नुकसान हो रहा? एक आदमी को आप तनख्वाह कम दे रहे हो, यही पिछले 4 साल में हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए। एक आदमी को फिर वो आप 4 साल को बीच में मत डालें। आप मैं समझा दिया कि वो मामला कट ऑफ पॉइंट पे चला गया है, वो बात ख़त्म हो गई, उसके सारे गुनाह माफ़, इस लिहाज से कि वो तो अब तो इनके गले पड़ गया ना। तो अब वो 4 साल को छोड़ दिए। 4 साल इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, नाउ इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। इसे क्यों निकाला? बहस ये है इस वक्त निकाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जी। उसका कहानी आपको बयान कर रहे हैं कि ईमानदार जब आदमी था
तो उसने जो है TNT का भट्टा बैठा दिया, कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं, इसलिए कि वो तो जिस आदमी को तनख्वाह आप कम दे रहे हो वो आदमी 24 घंटे काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी करेगा ना वो। हमें ये सिखाया गया जब हम लोग उसमें थे कि भाई अगर आदमी इस तरह से काम कर रहा है तो उसको आप इनकरेज करें, किसी भी तरीके से आप करें, आप उसके हेड हैं। तो एक तरीका होता था TNT में, AGC 7 नाम था, 17 नाम था उसका, उस पर आप साइन करके अपने टेक्नीशियन को, अपने सुपरवाइज़र को, अपने जूनियर इंजीनियर को आप उसे कुछ पैसे दे देते थे, तो वो पैसे पास हो जाते थे। तो उस तरह से वो आप उस एक जो आदमी टेलीफोन ख़राब हो जाए आपका, रात के 12 बजे हो गया ख़राब, जैन साहब हमारे लिए बहुत अहम है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हमने बताया भाई जैन साहब का टेलीफोन ख़राब हो गया, आप ठीक करो, तो रात के 2 बजे क्यों जाएगा वो आपके पास? अल्टीमेटली को पता है कि साहब ने जिसने हुक्म दिया है वो आपको इंसेंटिव देगा, इसका सिला देगा, वो तो चला जाएगा आपका रात के 12 बजे आपका टेलीफोन ऑन। अब वो ये मोबाइल थोड़े थे वो उस ज़माने में टेलीफोन ही रब्ता था एक जरिया जी। तो वो आपने अगर रोज़ हमारे तोड़ के चले जाते थे ये हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग कि साहब चीफ से बात नहीं हो, तो फिर हमारे लोग जोड़ लेते थे। मेरी कहना ये मतलब कहने का ये है कि बुनियादी तौर पर बहस ये है कि अगर आप जो बात आपने की है इसकी हमने आज पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इम्पोर्टेड जी, हमने आज तक इम्पोर्टेड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, आज हम शरह सदर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो वज़ीर आज़म है उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से काम होता है, इसलिए मामला ख़राब चल रहा है, ख़राब से ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए कि उसको वो इमरान खान से भी बड़ा नालायक है और ख़र्चा भी वो बहुत करेगा और नुकसान भी बहुत करेगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करेंगे। हुंजा का जो शेषफेर ग्लेशियर गिरा था, पुल टूटा था, वो अभी तक नहीं बन सका, क्यों नहीं बन सका इससे बात कर लेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये जो बात लल्ले तलल्ले वाली है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये बात हमने पहले भी कही थी कि पहला चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। तो पहला काम आप ये करें कि सदर साहब का तो खैर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है जी, लेकिन अगर सदर साहब को भी पेट्रोल की लिमिट कम कर दी जाए और वज़ीर आज़म की बहुत भी कम कर दी जाए। ख़त्म कर दें सर इनका? नहीं, ख़त्म तो नहीं हो सकती, वज़ीर आज़म की तो नहीं हो सकती, इसलिए कि वो तो जा रहा है जी, लेकिन उसको लिमिट कर दें। ये नहीं हो सकता कि वो हर वक्त जो है 3-3 गाड़ियाँ, नवाज शरीफ जो करता था, हेलीकॉप्टर भी तैयार है, प्लेन भी तैयार है, मोटरकेट भी तैयार है जी, और हर वक्त तैयारी का मतलब ये होता है कि वो रन कर रहा है, जिस वक्त भी आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें बैठेंगे। अब देखो बादशाह का आलम है इनका। अब ये एक और बात भी हम कहना चाहते हैं इससे पहले कि हम जाएँ अपने एडवोकेट साहब की तरफ, कि जरदारी साहब ये बात ज़ेर बहस लाई जानी चाहिए हमारे एक प्रोग्राम में कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। उसको कहते हैं कि आपका भुट्टो साहब के ख़ानदान के अंदर पूरी पार्टी मौजूद है, उसको कहते हैं कि आपके पूरी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून की एक ख़ानदान में मौजूद है, वो तो भाई वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और बेटी आइंदा की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है। नो डेमोक्रेसी इन द कंट्री, जो भी चाहे आप बात कर लें, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये मिस्टर बिलावल साहब, ये बात आप जो बातें मिलाते हैं, आपके ख़ानदान में आपके पार्टी में डेमोक्रेसी है, बिल्कुल कोई आपके सामने बोल नहीं सकता है, इसलिए कि आप शहजादे हैं। अब चलिए जी हुंजा की हमारा शपर जो है ग्लेशियर है, हमसे बताया गया था उन्होंने जो NH के लोग हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है NHA, कि वो 1 हफ्ते में पुल तैयार कर देंगे। 1 हफ्ता तो गुजर गया या शायद 1 दिन बाकी है, 1-2 दिन बाकी है, अभी तक नहीं हुआ। कल एहतजाज भी हुआ है। हाँ, और अभी पूछ लेते हैं इनसे, अपने हमारे जो अपोजिशन लीडर है मोहतरम ज़हूर करीम एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुंजा। जी आप फरमाएं कि क्या पोजीशन है इस वक्त, ये जो आपके हुंजा की जो पोजीशन है इस पर आप फरमाएं। अच्छा, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी नुसरत साहब। ये 7 मई को डिजास्टर हुआ था शेषफेर ग्लेशियर की, जो तो पानी थी वहाँ पे, जो वहाँ टेरेस हुई थी एक झील बन के, वो बरस्ट हुआ और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो ब्रिज थी वो तकरीबन 48 साल पुरानी ब्रिज थी। चाइनीज गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने साथ बनाया था। 48 साल पहले वो ब्रिज तबाह हो गया। तकरीबन हसनाबाद जो ब्रिज थी वो पूरा सेंट्रल हुंजा को वो ब्रिज थी वो तबाह हो गया और तकरीबन 9 ग्राने तबाह हो चुके हैं। तकरीबन सैकड़ों एकड़ जमीन बह चुका है और
तकरीबन 25 जो घराने थी रोशनाबाद कहते हैं हसनाबाद में, वो पूरा मफलूज हो चुका है। पूरा सेंट्रल हुंजा मफलूज हो चुका है। बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से 7 दिन हो गया अभी तक न फुट ब्रिज तैयार हो चुका है, न टेम्परेरी ब्रिज। नहीं वो तो NHA को बनाना था ना, उसे नहीं लगाया अभी तक। जी NHA और FWO दोनों साथ, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ FWO भी वो ब्रिज के साथ उनका कैंप लगा हुआ है, तो वो अभी तक सो फार दे बेडली फेल टू कंस्ट्रक्ट दी फुट ब्रिज और टेम्परेरी ब्रिज तक आवाम सफर है। पूरा मफलूज हो चुका हुंजा की जो डायनेमिक्स है वो पूरे जीबी में मुमताज ऐसा करती थी, हमारे बादल चाइना के साथ लगता था, अभी तक बहाल नहीं हो चुका है। यहाँ पानी का मसला है, ड्रिंकिंग वाटर का मसला है, तो आज तक अभी तक वो न फुट ब्रिज तैयार हो चुका है न टेम्परेरी ब्रिज। इस तरह पूरी जिंदगी मफलूज हो चुका है सर। अच्छा, तो फिर आवाम जो है फिर किससे क्या है, जो उन्होंने कहा था कि साहब सहाफ़ियों को कौन सा रूट दिया है, फिर जो सयाहों को कौन सा रूट दिया है? तो सामने जो हमारा जो हुंजा डिस्ट्रिक्ट नगर है सामने, वो अल्टरनेट वो छोटी सी रास्ता है, वहाँ वो भी कोई बड़ा रास्ता नहीं है, केकेज की तरह नहीं है, तो वो अल्टरनेट जो है वो उस अल्टरनेट जो आने जाने का रास्ता है वो नगर साइड से इस वक्त जो छोटी गाड़ियों के लिए गिरगिट से नगर को रास्ता है कोई क्या? जी वो छोटी सी रास्ता है, वो केकेज की तरह नहीं, छोटा सा रास्ता है अल्टरनेट। छोटा रास्ता है? अच्छा, कच्चा रास्ता है? कच्चा नहीं, पक्का रास्ता है, थोड़ी गाड़ियों पे कच्चा, बाकी पक्का रास्ता है छोटी सी गाड़ियों के लिए। अच्छा ठीक है, तो इससे वो उन्होंने फिर नगर में जाने का दिए, तो फिर नगर तो खुद में बहुत मुश्किल में पहुंचना होता है। बस अल्टरनेटली वो जो टूरिज्म का जो हमारे जो होटल्स जो निज़ाम था, जो सियाह आते थे, वो बिल्कुल कम हो गए, जो टूरिज्म बुरी तरह मफलूज हो चुका है सर। अच्छा, तो अब ये क्या कहते हैं आपको, ये जो FOW वाले और NHI वाले क्या कहते हैं, कब तक लगा देंगे? NHA और वो उन्होंने जब जो सब दिन पहले जो डिस्ट्रक्शन हुई थी ब्रिज की, उन्होंने तकरीबन 48-72 घंटे दिए थे, तो अभी तक वो बुरी तरह नाकाम हो गए सर। FWO वालों से कल कायरा साहब भी आए थे, उमर कश्मीर, उन्होंने भी एक्शन लिया है, तो अनफॉर्चुनेटली सर आज तक सर वो न फुट ब्रिज बना है न टेम्परेरी ब्रिज बना है। ये NHA और ये FWO बुरी तरह नाकाम हो गए सर। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वाला एक ज़हूर करीम एडवोकेट साहब। एक ब्रिज अगर नहीं बन सकता है आरजी तो बड़ी हाँ, लेकिन अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में इनको फौजियों को देना चाहिए, फिर फौजी बना देगी। बिल्कुल, FWO तो उन्हीं के पास है ना, उनको उस पर देखना नहीं, चाहिए। वो जरूरी नहीं है, फिर फौज के पास तो अपना बिजली का बेस का निज़ाम है, ब्रिज का निज़ाम जी, उनको ही आना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। जी। आप तो भाई ठीक है मेरे साहब, वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।